मोहब्बत है, जुनून है मेरा, और मैं अपना जुनून हासिल करके रहूंगा। ये कहते ही इरशाद ने कदम बेड पर लेती अरहम की जाने बढ़ाए और उसके बेहद करीब बैठे। नरमी से उस दिलरुबा की पेशानी पर अकीदत से रखते पीछे हुआ। अभी वो बहक कर कोई और हरकत करता जब पीछे से किसी ने बेदर्दी से उसे खींचकर थप्पड़ दे मारा। इरशाद का चेहरा सुर्ख पड़ गया, फिर उसने उफ तक न की। सामने खड़ा शख्स कोई आम नहीं था। मार दूंगा तुम्हें, इरशाद करमानी, मगर इस गन से जुड़ने नहीं दूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें उस लड़की की हिफाजत का? जानते क्या हो उसके बारे में? तुमसे पहले न जाने कितने मर्दों की तस्कीन का बायस बन चुकी हो। दिलशाद एक नफरत भरी नजर अरहाम पर डालते हुए बोला, जो कि होशो हवास से बेगाना उसकी बाई के कमरे में उसी के बिस्तर पर मौजूद थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अरहाम को मार डाले। नफरत थी दिलशाद करमानी को तवाइफों से। वो संजीदा मिजाज रखने वाला शख्स था, पर ये शार की सरगर्मियों ने उसे काफी हैरान कर दिया। इसलिए उसे अपने खास आदमी को इशार के पीछे लगाया ताकि पल पल उसकी खबर हो। बस खबरदार भाई, आपने अरहाम के बारे में मजीद कोई लफ्ज बोला तो मैं बोल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़े हैं। आपकी सोच इतनी गिर जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। इशार के लहजे में दुख था, उसे अपने भाई से ये उम्मीद नहीं थी। बोली तो चुके हो इशार करवानी, तुम अपने स्टेटस, अपनी हैसियत, सब कुछ तुम एक तवाइफ के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हो। गिन आती है मुझे ये सोचकर कि तुम मेरे भाई हो। दिल भी लगाया तो एक नाचने वाली से। दिलशाद ने तहजीक अमेज अल्फाज में अरहाम की तौहीन की। से सुनता वो बिछड़ा शेर बना खड़ा है। अगर मेरी अरहाम पाक नहीं है ना भाई, तो फिर मैं कहता हूँ कि दुनिया की कोई लड़की पाकीज़ा नहीं हो सकती। मैंने इसके साथ एक दो रातें नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के 2 साल गुजारे हैं। मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और एक बात मेरी आप कान खोल कर सुन ले, अगर आपने अरहाम को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इशारा ने अपनी नीली आंखों को जब्त से मीचते हुए था। वो दोनों देखने में हमशक्ल थे, सिर्फ फर्क था तो आंखों का। निशार करमानी की आंखें गहरी समंदर की तरह नीली थी, तो दिलशार की आंखें रात के अंधेरे की तरह स्याह, जो हर बुराई को खुद में दफन करने का हुनर रखती थी। तुम एक तवाइफ के लिए अपने बाइक से लड़ोगे ये शाह? दिलशाद ने अजमते हुए उसे देखते हुए पूछा। वो नहीं समझ पा रहा था कि इरशाद पर उस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया था जो कि उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था। भाई, अभी मैं किसी भी तरह की कोई बहस नहीं कर सकता। अब बताएं, आपने अरहाम को कौन सी दवाई दी है? ये होश में क्यों नहीं आ रही? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी इरहाम को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। इशार अरहाम को मुसलसल बेहोश देखते उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। उन्हें यहाँ आए काफी देर हो चुकी थी, पर अरहाम को होश नहीं आया था। ये देखकर इशार के तो हाथ पांव फूलने लगे थे। वो जल्दी से अरहाम को अपनी बाहों में भरे बाहर की जाने भागा था, पर जाने से पहले दिलशाद करमानी को हकीकत का आईना दिखाना नहीं भूला था। पीछे दिलशाद अपनी सी आंखों में गहरी सोच की परछाइयां लिए अपने भाई का बाजू में उस लड़की के नापाक वजूद को देखते अपना तेज दबा रहा था। कुछ तो करना पड़ेगा। अरहाम, तफैल, तुम्हारा ये खलीस वजूद कभी भी मेरे भाई की जिंदगी में दाखिल नहीं होने दूंगा। मैं तुम जैसी औरतें कभी एक की होकर नहीं रह सकती, और मेरा भाई मासूम है। तुम्हारी इन चालों को दिलशाद करमानी कभी कामयाब नहीं होने देगा। दिलशाद शीशे के उस पार इशार को देखते थे खुद भी हंगलाम हुआ, और एक कामयाब बिजनेसमैन था वो, और इसलिए जिंदगी गुजारी थी, पर अपने भाई के लिए दिलशाद एक बाप से भी बढ़कर था। और आज उसी भाई ने एक लड़की की खातिर इख्तलाफ किया भी था तो एक तवाइफ के लिए। यही बात दिलशाद को हजम नहीं हो रही थी। इशार अरहाम को सीधा हॉस्पिटल ले आया, जहाँ उसके डॉक्टर ने उसकी फैमिली को अच्छी तरह जानती थी। इशार को परेशान देखती फौरन की जाने पाई। इशार, क्या हुआ? आप यहाँ, और ये कौन है? डॉक्टर ने इस्तफार किया। इशार पागलों की तरह अरहाम के वजूद को बाहों में लिए बेरबत अल्फाजों में डॉक्टर रिमशा को उसकी कंडीशन बता रहा था। डॉक्टर्स ने फौरन अरहाम को एडमिट किया और उसका चेकअप करने लगे। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आई तो इशार अब भी दीवार से टेक लगाए अपनी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा था। डॉक्टर रिमशा को हाथे देख वो फौरन उनकी जानिब भगा। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी अरहाम को? वो ठीक तो है ना? उसे होश क्यों नहीं आ रहा? वो एक ही सांस में कितने सवाल पूछता डॉक्टर रिमशा को भी नर्वस कर गया। देखिए इशार, काम डाउन। अब वो बेहतर है। उन्हें काफी ज्यादा मकदार में बेहोशी की दवा दी गई थी, जिसका असर देर रात तक ही जाएगा। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, जल्दी इनको होश आ जाएगा। रिमशा ने तसल्ली अमेज लहजे में कहते इशार की परेशानी दूर की थी। डॉक्टर रिमशा के जाते ही इशार दोबारा से उसी जगह पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दिलशाद भी वहां पर मौजूद था, जो थके थके कदमों से इशार के पास आकर खड़ा हो गया।
उसके कंधे पर हाथ रख के उसे तसल्ली देने लगा। जब इशार की नजर ऊपर उठी, अपने सामने अपने भाई को देखा, तो एक लम्हे के लिए दिल में यही सोचा कि अपने भाई के गले लगकर अपना सारा दुख बयान कर दूं। लेकिन जो अचानक से दिल में ये ख्याल आया कि वो लड़की जिससे इसने खुद से भी ज्यादा मोहब्बत की थी, उसकी हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि इसका यही भाई है, तो उसने फौरन से अपने भाई का हाथ झटक दिया। देखो यशार, मेरा गुस्सा और उस लड़की से मेरा इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहा था कि तुम्हें किसी भी चीज पे तकलीफ पहुंचे। इसी वजह से मैं उस लड़की को तुमसे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साथ रहते हुए तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि वो लड़की तुम्हारी जिंदगी को और बर्बाद कर देगी। और मैं अपनी जिंदगी के आंखों के सामने तुम्हें बर्बाद होता हुआ तुम्हें नहीं देख सकता। आज तो उस लड़की के दूर जाने से तुम संभल जाओगे, लेकिन कल जब वो तुम्हें छोड़कर जाएगी तो शायद मैं भी तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा। दिलशाद बड़ी नरमी से अपनी जुबान से अपने अजीज छोटे भाई को समझाने की एक और कोशिश कर रहा था। ऐसी लड़कियां कभी किसी एक मर्द की होकर नहीं रहती है, इसलिए तो उन्हें तवाइफ कहा जाता है। अभी दिलशाद की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अरहाम के बारे में दोबारा से अपने भाई के मुंह से ये अल्फाज सुनकर इशार एक मर्तबा फिर सब कुछ भूल गया और एक झटके से खड़े होते अपने भाई को अपने से दूर किया। मुझे तो ये लगा था कि आप मेरी मोहब्बत में यहाँ आए हैं, आपको मेरी फिक्र थी, इसलिए आप सब कुछ भूलकर मेरे पास आए हैं। लेकिन मैं गलत था, आपकी सोच कभी बदल ही नहीं सकती। आपने हमेशा लोगों को उनकी हैसियत से, उनके पैसों से जज किया है। आप किसी की मोहब्बत को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सीने में दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर आप मेरे भाई ना होते और आपने मुझे बाप बनकर पाला ना होता, तो जो अल्फाज आपने अरहाम के बारे में कहे हैं ना, उसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से देता कि वो कौन है और उसकी क्या हैसियत है। ईशान ने ये अल्फाज किस कदर गुस्से में कहे थे कि एक लम्हे के लिए तो दिलशाद भी हैरान रह गया। और भाई, जिसे वो हमेशा बच्चों की तरह समझता था और जिसने हमेशा अपने भाई की हर बात मानी थी, कभी अपने भाई से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, वो अपने भाई को धमकी दे रहा था। क्या वो अगर इसका भाई ना होता तो यकीनन वो कुछ कर गुजरता। दिलशाद के लिए अब मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए उसने यही बेहतर समझा कि वो यहाँ से फौरन चला जाए, क्योंकि अगर वो मजीद यहाँ रुकता तो यकीनन कुछ ऐसा कर जाता जो इन दोनों भाइयों को मजीद एक दूसरे से दूर कर देता। दिलशाद के जाते ही इशार दोबारा से उसी जगह पर बैठ गया था और उसने अपना सर अपने हाथों पर गिरा लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने भाई से कभी इस तरह से भी बात करेगा, लेकिन उसके भाई ने भी तो हर चीज की हद कर दी थी। उसकी मोहब्बत को उससे दूर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। पर ये इशार अपने ही ख्यालों में था। ये उसे ये अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इसका वही भाई है जिसके बगैर उसकी पसंद की हर चीज उसे ला कर देता था, और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और कीमती चीज को छीनने और उसे दूर करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर गुजरी थी जब एक नर्स इशार के पास आई। सर, आपके पेशेंट को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। नर्स ने मुस्कुराकर इशार को ये बात बताई और आगे बढ़ गई। मैं इस बात को सुनकर इशार की थोड़ी सी परेशानी कम हुई थी। वो थोड़ा सा पुरसुकून हुआ, लेकिन अभी वो ये सोच ही रहा था कि अरहाम का सामना कैसे करेगा, जो कुछ उसके भाई ने किया था। अगर अरहाम को इस सारी चीजों का इल्म हो गया तो कभी मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन दिल में ईशान ने ये भी सोच लिया था कि वो कभी भी अरहाम को इस बात का इल्म होने ही नहीं देगा और अब जल्द से जल्द उससे निकाह कर लेगा, और इससे पहले कि उसके भाई मजीद कोई परेशानी खड़ी करे। अब इस मर्तबा जब उसका निकाह आ जाए तो वो इसका भाई न चाहते हुए भी इस रिश्ते को कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। कमरे के बाहर पहुंचकर ईशान ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। जब उसकी नजर सामने अरहाम पर गई, जो बिल्कुल खामोश बैठी सामने दीवार को देख रही थी। दरवाजा खुलने पर भी उसने दरवाजे की जानिब देखना जरूरी नहीं समझा था कि कौन आया है कौन नहीं। कैसी हो, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ईशान ने उसके करीब जाते ही नरमी से उससे पूछा था। अरहाम ने एक नजर अपने सामने खड़े इशार को देखा। उसकी हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो किस कदर परेशानी में था, इसलिए ईशान ने भी अरहाम की तरफ देखा था, जिसकी आंखों में बहुत सारे सवालात थे और वो बहुत सारे शिकवे थे। वो फौरन अपनी नजरें चुरा गया। फिलहाल इसके पास अरहाम के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसे सोच लिया था कि वो अरहाम से निकाह करके उसके सारे शिकवे खत्म कर देगा।
लेकिन अभी वो इस बात से ये बात मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए फ़िलहाल उसे यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। डॉक्टर का कहना था कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो, इसलिए हम घर जा सकते हैं। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ, उसके बाद हम घर चलेंगे और बाकी की बातें वहीं घर जाकर होंगी। उसने दोबारा से नरमी से आराम से कहा और फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गया। जबकि उसके जाने के बाद अरहम एक मर्तबा फिर उसी दीवार को देखते ये सोचने लगी थी कि क्या वाकई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा या अभी और भी इम्तिहानात बाकी थे और कुछ भी देखना बाकी था। भाई, आपने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए आज तक मना नहीं किया है। अम्मी अब्बू के चले जाने के बाद आपने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। आप ना सिर्फ मेरे लिए बड़े भाई हैं बल्कि एक बाप का दर्जा भी रखते हैं। मैं छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमेशा आपके पास आता था और आप मेरे कहने पर हर पसंद की मेरी चीज़ मुझे दिलवा देते थे। मगर आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मांग रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश रहूँ तो मेरी अरहम हमेशा के लिए मुझे दे दे। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। अगर आपने उसे अपनी मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया तो मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। इशारा अपने भाई के कमरे में मौजूद था। अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मैं अपने भाई को शामिल करना चाहता था और ना अरहम से निकाह करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी और वो फैसला कर चुका था कि मजीद किसी भी चीज़ की देर किए बगैर आज रात को अरहम से निकाह कर लेगा। तो मेरे लिए मुझसे ज़्यादा अहम है तुम्हारी खुशी, मुझे अपने लिए आपसे ज़्यादा अजीज है। अगर उस लड़की की बजाय मुझसे दुनिया की कोई भी चीज़ मांग लेते तो मैं कभी इनकार न करता। मैं सिर्फ तुम्हें उस लड़की के शर से बचाना चाहता हूँ। वो लड़की सिर्फ तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारे साथ है। अगर उसे तुमसे कोई ज्यादा अमीर साथ मिल गया तो तुम्हें छोड़ देगी और एक लम्हा नहीं लगाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को वो तकलीफ पहुंचे। उस तकलीफ से बचाने के लिए मैं तुम्हें उससे दूर करना चाहता हूँ। लेकिन तुम मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। दिलशाद ने एक मर्तबा फिर बेबसी से ये बात दोहराई थी। वो हर बात कहता था, भाई मैं आपको मजीद मत हजार मर्तबा बता चुका हूँ कि अरहम बाकी लड़कियों की जैसी बिल्कुल नहीं है। क्या आपको अपने भाई की मोहब्बत पे भरोसा नहीं? बस एक मर्तबा हम दोनों को अपनी एक मोहब्बत साबित करने का मौका दे। उसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन बस एक मर्तबा मेरी बात मान ले और अरहम से मेरा निकाह करवा दे। निशान ने दोबारा से अपने भाई को राजी करने की एक छोटी सी कोशिश की थी। ठीक है, मैं मैं अरहम से तुम्हारा निकाह करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। उसके बाद जो कुछ कहूंगा तुम वही करोगे और यूं समझ लो कि तुम्हारे पास उस लड़की के पास ये पहला और आखिरी मौका है। इसके बाद तुम कभी भी मुझसे कोई शिकवा नहीं करोगे और मैं जो भी कहूंगा तुम वही करोगे। दिलशाद ने किस तरह अपने गुस्से पर काबू करते हुए ये बात कही थी ये सिर्फ वही जानता था। जबकि सामने बैठे शख्स के लिए ये अल्फाज ऐसे थे जिससे उसे जिंदगी की हर खुशी मिल गई हो। इशार को अभी तक काम अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई इस रिश्ते के लिए मान गया था जिसे अरहम पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। वो पहले दिन से उस लड़की से नफरत करता था और इशार को बिल्कुल यकीन नहीं था कि उसका भाई इस निकाह के लिए राजी होगा। लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। निशार ने फौरन खड़े होते अपने भाई को गले से लगाया था और इसका शुक्रिया अदा किया। दिलशाद ने भी इसे निकाह की तैयारी करने के लिए कहा और खुद भी अपने कमरे से बाहर निकल आया। अरहम और इशार का निकाह तय पा गया था और अगले दिन जुमे के बाद दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। और अब इशार को अरहम की ये खुशखबरी सुनानी थी और इसे कल के लिए तैयार करना था। जैसे ही अरहम के कमरे में दाखिल हो, वो बिल्कुल ही वैसे गुमसुम सी बैठी थी। अरहम, मैं जानता हूँ मेरे भाई ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें इस बात का पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए अब उन्हें हमारी शादी पर भी कोई इतराज नहीं है। इसलिए कल वो खुद हम दोनों का निकाह करवा रहे हैं और इसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। इशार ने बहुत ही मोहब्बत से अरहम का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे बात का यकीन दिलाया, क्योंकि अरहम की आंखों में अभी भी बेयकीनी थी, जैसे इस बात पर यकीन ना हो। तुम जानते हो तुम्हारा भाई मुझसे किस कदर नफरत करता है। वो दुनिया की किसी भी लड़की से तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन कभी भी मुझसे तुम्हारा निकाह नहीं होने देगा। इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे
वापस उसी जगह जाने दो जहाँ से मैं आई हूँ। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अरहाम ने बहुत बेबसी सी के अल्फाज कहे थे और अपना हाथ ईशान के हाथ से निकाल लिया था। ईशान ने दोबारा से जल्दी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे यकीन दिलाया कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस बार इसके भाई ने खुद उससे कहा है कि उन दोनों का निकाह करवाने के लिए तैयार है। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा है और उसका भाई कुछ भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेगा वो। अपनी तरफ से उसने अरहाम को हर तरह से इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन अरहाम के दिल में अभी भी जैसे एक डर था। यही वो बात वो सोच रही थी कि जिस इंसान ने उसे इसके भाई की जिंदगी से निकालने के लिए उसे अगवा किया था, उसे एक कमरे में बंद कर दिया था, अचानक से वो कैसे इस निकाह के लिए राजी हो गया था। मगर यशार को यकीन था और उसकी खुशी देखकर वो खामोश हो गई। पुरानी सारी बातों को भूल जा और हाँ, कल हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को जिएंगे। कोई भी हमें अलग नहीं करेगा। इशार ने मोहब्बत से अरहम को अपने चेहरे अब उसका अरहम का चेहरा अपने हाथों में रहते इस बात का यकीन दिलाया, जबकि वो इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुराई। चलो अब जल्दी से उठो ताकि कल के दिन को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए शॉपिंग करें। मैं चाहता हूँ कि कल देख कर दिन तुम मेरी पसंद से तैयार हो। हर वो चीज पहनो जो मुझे पसंद है। ईशान ने अरहम का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। अब उसे अपने साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कोई भी नहीं जानता था कि कल का दिन उनके लिए कौन सी नई आजमाइश लाने वाला था। निकाह की सारी तैयारियां हो गई थी। अरहम इशार के कहने पर बिल्कुल वैसे ही तैयार हुई थी जैसा वो चाहता था। चंद करीबी लोगों को बुलाया गया था और सब लोग आ चुके थे। थोड़ी ही देर में निकाह हुआ था और फिर मुबारकबाद का शोर उठ गया। पर इशार के चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट थी। वो जिंदगी में शायद पहली मर्तबा इतना खुश था और ये बात दिलशाद ने भी महसूस की थी। उसने आज से पहले अपने भाई को इस कदर खुश नहीं देखा था। भाई, आपने आज मेरी जिंदगी की मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं आपकी कभी किसी बात से इनकार नहीं करूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा। इशार दिलशाद के गले लगते हुए खुशी खुशी उससे अपने दिल की बात बता रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तुम जानते हो, सारी दुनिया एक तरफ है और मेरे लिए तुम्हारी खुशी एक तरफ। ये कहते हुए दिलशाद ने इशार को निकाह की मुबारकबाद दी थी। अरहाम को निकाह के बाद मुलाजमा ने दिलशाद के कहने पर इशार के कमरे में बिठा दिया था, जबकि दोनों फिलहाल अपने दोस्तों के साथ थे। काफी देर तक वो दोस्तों की गपशप चलती रही थी और फिर एक एक करके सभी लोग जाने लगे। इशार, अब तुम भी अपने कमरे में जाओ और अरहाम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब जो लोग रह गए हैं उन्हें मैं खुद भेज दूंगा। तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। दिलशाद ने इशार को उसके कमरे में जाने को कहा और वो भी हाँ में सिर हिलाता हुआ अपने कमरे की जाने चला गया। वो मजीद अरहाम को पीछे इंतजार नहीं करवाना चाहता था। जाने कब वो इसके इंतजार में बैठी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो पूरे कमरे को खूबसूरत गुलाबों से सजाया गया था। एक मरतबा फिर मुस्कुराहट इशार के चेहरे पर आई। यकीनन ये सब कुछ इसके भाई ने इसकी खुशी के लिए किया था। कमरे के अंदर आकर उसने दरवाजा को बंद किया और जब दरवाजा पलटा तो सामने का मंजर जैसा उसने सोचा था उसके बरअक्स था, क्योंकि बेड बिल्कुल खाली था। अगर यहाँ वहां अरहाम मौजूद नहीं थी तो फिर कहाँ थी? उसने तो उसे अभी जी भर के देखा भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चेंज करने चली गई थी। इशार जल्दी से ड्रेसिंग रूम के बाहर जाकर अरहाम को आवाज देने लगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई। अरहाम, क्या तुम अंदर हो? इशार, इतनी भी क्या जल्दी थी ड्रेस चेंज करने की यार? अभी तो मैंने तुम्हें अपनी पसंदीदा लिबास में जी भर के देखा भी नहीं था। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। काफी वक्त इसी तरह गुजरा लेकिन अरहाम बाहर ना आई। अरहाम, ये कैसा मजाक है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये तुम सब मुझे तंग करने के लिए कर रही हो तो तुम एक मर्तबा मुझसे सोच लो कि जब तुम मेरे सामने आओगी मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। इशार ने अपनी तरफ से राम को एक छोटी सी धमकी देने की कोशिश की थी कि इशार उसकी धमकी से डरकर फौरन बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला, जबकि अब तो इशार को परेशानी होने लगी थी। उसने जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया, जबकि सामने पूरा ड्रेसिंग रूम बिल्कुल खाली था। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अब तो सही मानों में इशार को परेशानी हुई थी। अगर हम यहाँ भी नहीं थी तो फिर वो कहाँ जा सकती थी?
पूरा कमरा वो देख लिया था, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। अरहाम, अरहाम, इशार जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता नीचे आ रहा था और इसके साथ साथ ही अरहाम को आवाजें भी दे रहा था। पूरा घर देख लिया था, लेकिन अरहाम कहीं भी नहीं थी। इशार की आवाज सुनकर घर के कुछ मुलाजिम और दिलशाद भी अपने कमरे से बाहर निकल आके थे। इशार, क्या हो गया तुम्हें? इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए था तुम्हें, अरहाम के साथ, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इरशाद ने इसके करीब आते थोड़ी हैरत और परेशानी से उससे पूछा, क्योंकि अगली बात ने तो उसकी यहाँ पर मौजूद सब लोगों के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच दी थी कि अरहाम पूरे घर में कहीं भी मौजूद नहीं थी। लेकिन इशार की हालत ऐसी हो गई थी कि अब वो थोड़ी देर के लिए उसके सामने ना आई तो वो कुछ कर देगा। दिलशाद ने एक तरफ उसे बिठाया और मुलाजिम से पूछना शुरू किया, किसी ने अरहाम को देखा है? कहाँ है वो? किसी मुलाजिम ने कोई जवाब न दिया। जब दिलशाद ने गुस्से से पूछा तो एक मुलाजिम डरते हुए सामने आए। जी साहब जी, जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ बातों में मसरूफ थे, उसी वक्त अरहाम बीबी अपने कमरे से बाहर निकली थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। बस खामोशी से वो घर से बाहर चले गए। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उसने मुझे खामोश रहने को कहा और कहा कि मैं किसी से भी इस बात का जिक्र ना करूं। दिलशाद ने सब मुलाजिमों को जाने का इशारा किया और उसका इशारा मिलते ही सब मुलाजिम फौरन वहां से निकल गए थे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसी औरतें कभी एक मर्द की होकर नहीं रहती। तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने एक मौका तुम्हें दिया था और तुम दोनों का निकाह भी करवा दिया था, लेकिन वो लड़की तुम्हें छोड़ कर भाग गई। यकीनन किसी और से उससे ज्यादा पैसों की ऑफर की होगी, जब भी तो अपने निकाह वाली रात ही अपने शौहर को छोड़कर भाग गई। यही वजह थी कि मैं उसे तुमसे दूर रखना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और आज तुम्हारे सामने वो लड़की खुद तुम्हें वो छोड़कर चली गई। और चलो, खुद हमें छोड़कर वो चले जाते हैं, लेकिन वो कभी पलट कर नहीं वापस आते। दिलशाद ने इशारे को दोनों कंधों से पकड़ते झिंझोड़ कर ये बात कही थी, और वो जो अभी तक सख्ते के आलम में था, उसके भाई के इन अल्फाजों ने उसे मजीद तोड़ के रख दिया। अपने कमरे में आकर उसने सारी चीजें तोड़ दी, हर एक चीज जिस पर अपना गुस्सा उतारा था। अरहाम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी खातिर मैंने अपने भाई से मुखालफत मान ली, तुम्हारी खातिर मैंने हर चीज नजरअंदाज कर दी, और आखिर में तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? कैसे चंद ही मिनटों में ईशान ने अपने कमरे का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया था। उसकी मोहब्बत, जिसे वो मासूम समझता था, उसे धोखा देकर चली गई थी। अरहाम को गए हुए 1 महीना हो गया था, जबकि दिलशाद ने इशार को अरहाम की सारी असलियत बता दी थी कि वो लड़की पैसों की खातिर से छोड़कर किसी और मर्द के साथ चली गई थी। और इसी बात ने इशार को तोड़ कर रख दिया था, और वो पहले से भी ज्यादा नरम दिल इशार रहा ही नहीं था। उसकी शख्सियत पे इस कदर संजीदगी और गुस्सा भरा गया था कि कोई भी उससे बात करने से डरता था। इशार, तुम्हारे कहने पर मुझे तुम्हें एक मौका दिया है, और तुम्हारी बात मानकर उस लड़की को कबूल भी किया, और ना सिर्फ कबूल किया बल्कि इस घर में जगह भी थी, और तुम्हारी बीवी की हैसियत से उसे कबूल करने को तैयार था। लेकिन वो लड़की इस काबिल नहीं थी, और तुम ये अपनी आंखों से देख चुके हो। और अब जबकि वो जा चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो इसके बाद मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। भूल जाओ उस लड़की को, जो कुछ भी उसने किया। दिलशाद इस वक्त इशार के कमरे में मौजूद था और उसे समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। जी भाई, मुझे अपना वादा अच्छी तरीके से याद है। मैं कल से आपके साथ ऑफिस ज्वाइन करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा की उम्मीद आप मुझसे मत रखिएगा। और जहां तक ये बात अरहम की, तो इस घर में इसका कर दोबारा नहीं करूंगा। वो लड़की मेरी मोहब्बत की हकदार है ही नहीं। मुझे उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत है, और मेरी नफरत मेरी मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं उस लड़की को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। उसने मेरी मोहब्बत का, मेरे जज्बों का मजाक उड़ाया, और उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तब तक उसे तलाश करता रहूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती, और उसके बाद मुझे ऐसी सजा दूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी, और आप मुझे इस बात से रोक नहीं सकते। इशारा अपनी बात के कमरे से बाहर निकल गया, जबकि दिलशाद भी अपने भाई की ऐसी हालत देखकर परेशान था। जो कुछ भी हुआ था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके भाई की जिंदगी में भी इस तरह के रंग कि इस तरह बेरंग हो जाएगी। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता हुआ वक्त बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ देता, बहुत कुछ बदल देता है। यहाँ पर भी बहुत कुछ बदला था।
लेकिन जो कुछ नहीं बदला था वो था ये शार्फ करमानी, जिसकी जिंदगी अभी कुछ चीज की अहमियत नहीं रखती थी और ना ही किसी को अहमियत देता था। वो भी अपने भाई की तरह एक संदिल इंसान बन गया था। उसके अंदर कोई एहसास बाकी नहीं रहा था। कोई भी उसे देखकर ये कह सकता था कि उस शख्स के सीने में दिल नहीं। अपने भाई की तरह उसको सारा ध्यान अब अपने बिजनेस की तरफ था, जबकि बाकी लोगों को अपने सामने को कुछ नहीं समझता था। वो लोग उसे सब कुछ चैन सब छीन या ले गए थे और उसका दिया हुआ जख्म आज भी इशार भूला नहीं था। यही वजह थी कि उसके लहजे में इस कदर करवाहट आ गई थी कि कोई भी उससे बात करने से पहले 10 बार सोचता था। इशार, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नाश्ते की टेबल पर दिलशाद ने इशार का मुखातिब किया था। जी मैं सुन रहा हूँ, इतना कहकर वो दोबारा से अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। हमारे बिजनेस पार्टनर रऊफ को तो तुम जानते ही हो। उसकी बेटी मारिया लाहौर से यहाँ आ रही है। कुछ दिनों तक वो हमारे साथ यहीं रहेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एयरपोर्ट लेकर आओ। मैं घर में बहुत सारे मुलाजमीन मौजूद हैं। अब ड्राइवर से कहें उसे ले आएगा। मेरे पास इस फजूल चीजों के लिए वक्त नहीं है। एशार ये कहकर जाने लगा जब दिलशाद ने दोबारा से उसने बैठने के लिए कहा। एक मामूली और आम लड़की नहीं है, हमारे सबसे करीबी बिजनेस पार्टनर की बेटी है और उसके मामले में मैं किसी मुलाजिम पर भरोसा नहीं कर सकता। वो पहली मर्तबा हम लोग उसे मिलने के लिए यहाँ आ रही है। ऐसे में अगर कोई मुलाजिम उसे लेने के लिए जाएगा तो उसे कैसा लगेगा। मुझे किसी काम से शहर से बाहर जाना, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दी है। मुझे यकीन है कि तुम इनकार नहीं करोगे और वैसे भी तुम जानते हो कि मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। याद से 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना। इतना कहकर दिलशाद अपना कोट उठाकर वहां से निकल चुका था, लेकिन ईशान ने गुस्से से अपने पास पड़ी चेयर को पाँव मारा। नफरत है, नफरत है मुझे लड़कियों से, शदीद नफरत। गाड़ी तेज चलाओ अकरम, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना। तुम जानते हो आज बहुत अहम जरूरी मीटिंग है। मैं चाहता हूँ कि मैं वक्त से पहले वहां पहुंच जाऊँ। जी साहब जी। इकराम ने अपने मालिक का हुक्म मानते गाड़ी की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी थी, जबकि ये शहर का रश वाला इलाका था। यहाँ लोगों का आना जाना था। ऐसे में इस जगह की गाड़ी की स्पीड बढ़ाना गलत था, लेकिन अपने मालिक को इनकार करना ऐसे ही था जैसे वो अपनी मौत को दावत देता। अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगी। इकराम, ध्यान से गाड़ी चलाओ, तुम्हारा ध्यान किस तरफ है। दिलशाद ने गुस्से से अपने ड्राइवर को देखा था, जिसने डरते डरते पहले सामने देखा और फिर पीछे। साहब जी, इस पे मेरी कोई गलती नहीं। एक लड़की सामने आ गई थी तो मैं क्या करता, जबकि वो लड़की शायद गाड़ी से टकराने की वजह से नीचे गिर गई थी, क्योंकि दूसात को सामने कोई दिखाई नहीं दिया। साहब जी, मैं गाड़ी से बाहर जाकर एक दफा उस लड़की को देख लो, कि ऐसा ना हो कि उसे चोट लगी हो। ड्राइवर ने डरते डरते दिलशाद की जाने देखा था। देख लो और जल्दी से इस मामले को निपटाओ, मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर परेशानी से वापस आया। साहब जी, एक लड़की है, उसका पाँव काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। आप अगर एक मर्तबा बाहर आकर देख ले तो। अकरम ने सर झुकाकर अपने मालिक को एक मर्तबा फिर उस लड़की को देखने के लिए कहा था, जो कि उसकी जल्दबाजी का निशाना बनी थी। अकरम, मेरे पास इन फजूल कामों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। दिलशाद ने अपने वॉलेट में से चंद पैसे निकाले और अकराम की जाने बढ़ाए। ये पैसे उसे दो और एक तरफ कर दो और जल्दी से आकर गाड़ी में बैठो। इकराम कभी इन पैसे को देखता तो कभी अपने मालिक को, मगर साहब जी अभी। इकराम कुछ और कहता। जब दिलशाद ने गुस्से से उसकी जाने देखा तो गुस्से से दोबारा पलटकर थोड़ी देर बाद वापस आया। साथ साहब जी, उस लड़की के साथ कोई भी नहीं। मुझे नहीं समझ आ रही पैसे किसको दो, जबकि वो लड़की तो बिल्कुल ड्रोई जा रही है और मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप खुद एक मर्तबा आकर उस मामले को देख ले। अकरम ये कहकर दोबारा से खामोश हो गया और दिलशाद की बस हो गई थी। क्या मुसीबत है। गुस्से से अपनी गाड़ी से बाहर निकला, जब सामने एक लड़की को देखने में उसे वो छोटी सी बच्ची लगी थी। सड़क पर बैठी वो रो रही थी और उसका पाँव बुरी तरह से जख्मी हुआ था। दिलशाद उसके करीब झुककर नीचे जमीन पर बैठा। ये पहली मर्तबा था जब वो मगरूर शख्स किसी आम शख्स के लिए झुका था, और ना आज तक उसने हमेशा दूसरों को अपने आगे झुकाया था। और जैसे उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी तरफ देखा तो दिलशाद को लगा जैसे सारी दुनिया थम गई। वो रोता हुआ मासूम चेहरा उसकी दिल की दुनिया को हिला गया, लेकिन एहसास ये किसी पल चैन नहीं लेने दे रहा था। दिलशाद ने हाथ बढ़ाकर उस लड़की को खड़ा किया, उसे लाकर अपनी गाड़ी में बिठाया। अकराम, गाड़ी अस्पताल लेकर चलो। एक नजर उस रोती हुई लड़की को देख दिलशाद ने कहा। वो लड़की पीपी मुसलसल रोई जा रही थी।
अजीब बात तो ये थी कि दिलशाद उस लड़की की यहाँ मौजूदगी उसे बुरी नहीं लगी थी, बल्कि अकरम ये देखकर हैरान था कि उसका मालिक जैसे उसने आसपास से जरा भी शोर पसंद नहीं था। खामोशी से उस लड़की को देख रहा था। मतलब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी कोई बात का कोई जवाब नहीं दे रहे। इशारा अपने भाई के कहने पर अपने बिजनेस पार्टनर की भी थी, मारिया को लेने एयरपोर्ट आया था, जब उस लड़की ने आधे रास्ते में उसका दिमाग बुरे तरीके से उलझा दिया था। जब से उस गाड़ी में बैठी थी तब से तकरीबन बोले ही चली जा रही थी, और इशारा उसकी सारी बातें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि उसके भाई के पार्टनर की बेटी थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो यकीनन वो कब का उसे अपनी गाड़ी से बाहर फेंक चुका होता। शायद आपको ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, या फिर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे लेने क्यों आई? बाबा ने तो मुझसे कहा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई मेरी बात का जवाब ही देने के लिए तैयार नहीं है। आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपको मेरा यहाँ आना कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं है। मारिया ने एक और सवाल किया था। जी नहीं मोहतरमा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ज्यादा बोलना और ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, निशान ने जताने वाले अंदाज में कहा था। और उसके बाद बाकी का रास्ता खामोशी से कटा, क्योंकि मारिया ने उसके बाद कोई भी बात नहीं की थी। आखिर ये लड़की मुझसे क्या चाहती है कि इसका ख्याल से मेरे जहन में इससे निकल ही नहीं रहा। दिलशाद अपनी सोचों से परेशान हो गया था। जब से उस लड़की को हॉस्पिटल से उसकी घर छोड़ा था, तब से वो उसके जहन में इस तरह से सवार हो गई थी कि उससे उठते बैठते भी बस उसी का ख्याल था। वो शख्स जिसने आज तक अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझा था, एक मामूली सी लड़की उसका चैन सुकून सब कुछ बर्बाद कर रही थी। वो शख्स जो अपने से कमतर लोगों को देखना तक पसंद नहीं करता था, एक मामूली सी लड़की उसके जहन में बुरी तरह सवार थी। अभी वो उन सोचों में ही था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। साथ ही खाना लग गया। लोग खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं और आपके मेहमान भी घर पहुंच गए। बाहर से मुलाजमा की आवाज आई। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दिलशाद ने अपनी सोचों को झटक कर नीचे खाने की टेबल पर पहुंचा था, जहां पर यशार और मारिया पहले से मौजूद थे। तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? दिलशाद ने मारिया से पूछा। नहीं, शुरू से तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ कि शायद किसी को मेरा आना कुछ खास पसंद नहीं आया। मारिया ने यशार की तरफ देखते हुए तंजिया अल्फाज में कहा। यशार अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में जा चुका था। देखो मारिया, मैंने तुम्हें हर बात पहले से बताई है। यशार उस लड़की की बेवफाई की वजह से ऐसा हो गया है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हें मैंने इसलिए यहाँ बुलाया कि तुम उसे इन सारी चीजों से बाहर निकालो, उसे दोबारा जिंदगी की तरफ वापस लेकर आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई अपनी सारी जिंदगी उस बेवफा लड़की के लिए जाया करे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द इन सारी चीजों से बाहर ले आओगी उसे। आप फिक्र मत करें, आप बस देखते जाए। आप देखिएगा, थोड़े टाइम बाद यशार उस लड़की का नाम तक भी भूल जाएगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और यशार ने रास्ते में जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये उसके लिए जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, बिल्कुल भी फिक्र मत करें। बहुत जल्दी वो पुरानी बातों को भूल जाएगा। खाने से फारिग होकर सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। मारिया तो पुरस्कून होकर सो चुकी थी, जबकि दिलशाद अभी तक उस लड़की की सोचों में उलझा हुआ था जो आज सुबह उसे मिली थी। और इशार उसकी तो हर रात इसी तरह जाग कर गुजरती थी जब से राम उसे छोड़कर गई थी। शायद वो कोई रात सुकून से सो पाया था। शोर की आवाज सुनकर वो यहाँ पहुंचा और सामने के बज्जर ने उसे हैरान कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मेरी चीजों को हाथ लगाने की? तुम इस घर में मेरे भाई की मेहमान बनकर आई हो, तो बेहतर होगा तुम अपनी हद में रहो, वरना मुझे लोगों को उसकी हद बताना बहुत अच्छे तरीके से आता है। इशार मेरी बात। अभी मारिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब इशार ने गुस्से से दहाड़ा। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ और दोबारा इस तरफ का रुख मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक लम्हे के लिए तो मारिया भी उसके गुस्से से डर गई थी और फौरन कमरे से बाहर निकल गई। इसी वक्त दिलशाद कमरे में दाखिल हुआ, जहां पर कुछ चीजें टूटी बिखरी थी और इशार शदीद गुस्से में था। इशार की क्या तरीका है किसी से बात करने का? वो हमारी मेहमान है, तुम इस तरह उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। दिलशाद ने गुस्से से कहा। भाई,
वो आपकी मेहमान है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके कहने पर मैं उसे लेने के लिए चला गया था। इससे ज्यादा कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखें और उस लड़की को अपने तरीके से समझा दें कि दोबारा मेरे कमरे का रुख ना करे और मेरी चीजों को हाथ लगाने की जरूरत भी ना करे, वरना मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। तमीज से बात करो इशार। उस एक लड़की की खातिर तुम पागल हो गए हो? ना तुम्हें कुछ समझ आता है ना तुम्हें कुछ दिखाई देता है। भाई मुझे सब कुछ समझ आ रहा है और मैं जानता हूँ कि आपने उस लड़की को यहाँ क्यों बुलाया। आपने उसी लिए बुलाया ना कि वो मेरे दिल में अपनी जगह बना ले। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इन सारी चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। मेरे दिल में किसी के लिए भी कोई जगह नहीं। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, दूसरों के लिए। उसके अलावा कोई दूसरा जज्बा मेरे पास नहीं है। और जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उस लड़की को वापस भेज दें। और अगर वापस नहीं भेज सकते तो उसे कम से कम मुझसे दूर रखें, और ना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। इशार ने गुस्से से अपनी बात मुकम्मल की थी, जबकि दिलशाद उसकी बात पर हैरान था कि उसे कैसे मालूम हुआ कि इस लड़की को इशार के लिए बुलाया गया है। देखो इशार, जो कुछ भी हुआ वो माजी था। उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करो। कब तक तुम इस बेवफा लड़की के लिए अपने आप को अजीयत देते रहोगे? तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो उसके बाद जो भी कहूंगा तुम मेरी बात मानोगे। तुम्हारी खातिर मैंने एक मौका दिया, लेकिन वो लड़की इस काबिल नहीं थी, तुम्हें छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हें मजीद अपने आप को बर्बाद करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता। तुम मेरे भाई से ज्यादा मेरे बेटे हो, और मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तकलीफ में नहीं देख सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मारिया से तुम्हारी शादी करने का। और इसे मैंने उसे यहीं इसीलिए बुलाया कि तुम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सके, ताकि तुम लोगों को आगे की जिंदगी में मुश्किल पेश ना है। अपने भाई की प्लानिंग सुनकर ईशान हैरान था। मेरी जिंदगी में किसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं, और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए इतना अच्छा होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि आप कहेंगे मैं वो करूंगा। ये नहीं कहा था कि आप जिससे कहेंगे मैं शादी करूंगा। आज के बाद अगर वो लड़की मेरे सामने आई तो अच्छा नहीं होगा। और जहां तक बात मेरे सुकून की है, जब तक मैं अरहाम से बेवफाई का बदला नहीं ले लेता, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। जिस दिन वो लड़की मुझे मिलेगी, मैं उसका वो हाल करूंगा कि मेरी वो सारी जिंदगी याद रखेगी। उसे ऐसी सजा दूंगा कि उस सारी जिंदगी कोई किसी से बेवफाई नहीं करेगा। इशार कहते अपने कमरे से बाहर निकल गया। मैं आपके बुलाने पर यहाँ आई थी, लेकिन आपका भाई जिस कदर बदतमीज और घमंडी है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में मुझे कबूल करेगा। इशार की सुबह की बदतमीजी पर मारिया का अभी तक मूड काफी खराब था, जबकि दिलशाद उसे समझाने लगा था कि कुछ दिन लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर भी वो पीछे हट जाएगी तो वो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम वाकई इशार से मोहब्बत करती हो और उसे हासिल करना चाहती हो तो तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। और अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। दिलशाद ये कहकर वापस से जा चुका था, लेकिन मारिया गहरी सोच में पड़ गई। इकराम गाड़ी इसी घर की तरफ लेकर चलो जहाँ इस दिन हमने उस लड़की को छोड़ा था। मगर साहिब जी, इकराम ने कुछ कहना चाहा, तब दिलशाद ने उसे कुछ भी कहने से बाज रखा। मुझे उसकी खैरियत मालूम करनी है। मेरी वजह से उसे चोट पहुंची थी, बस इसीलिए एक मर्तबा उसके घर जाना चाहता हूँ। जबकि अकरम अपने साहिब की मेहरबानी पर हैरान था। उस शख्स जिसे अपने आसपास के किसी शख्स की परवाह नहीं थी, जिसने पलट कर कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं था, वो एक मामूली सी लड़की की खैरियत पूछ ले उसके घर जा रहा था। ये बहुत हैरान कौन बात थी। मगर अकरम ने भी अपने मालिक के कहने पर गाड़ी उस लड़की के घर की तरफ मोड़ ली, जो एक छोटे से मोहल्ले में था। हाँ सरदार, बोलो। जो काम मैंने तुमसे करने के लिए कहा था वो कहाँ तक पहुंचा? सर, आपने जो काम मुझे करने के लिए दिया था ना, उसकी सारी मालूमात मैंने इकट्ठी कर ली है। वो लड़की अपनी माँ के साथ किराए की एक छोटे से घर में रह रही है। और ये बात सुनते ही इशार अपनी कुर्सी से उठा। मुझे फौरन उस घर का पता चाहिए। सरदार ने फौरन ही इशार के कहने पर उसे घर का पता दे दिया था, और अब उसका रुख वहीं था। 2-3 बार दस्तक देने पर दरवाजा खुला, और अपने सामने उस चेहरे को देख एक लम्हे के लिए तो उसके दिल को बहुत सुकून मिला। लेकिन अगले ही लम्हे गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। अरहाम अपने सामने इशार को देख हैरान रह गई। उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। आखिर 1 साल बाद इशार ने उसे ढूंढ लिया था।
और वक्त आ गया था उसकी बेवफाई की सजा उसे दी जाती। शायद मेरी बात सुनो, अपनी बकवास बंद रखो, कुछ नहीं सुनना, मैं तुम समझी तो। इशार कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बस इसे बाजू से पकड़ अपने साथ घसीटता ले जा रहा था। मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊं, छोड़ो मेरा हाथ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, आखिर को हमारा निकाह हुआ था। इतनी जल्दी भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, इस सब कुछ बहुत अच्छे से याद करवाऊंगा। जो कुछ तुमने किया, बीवी हो तुम मेरी, और बीवी अपने शौहर के घर में अच्छी लगती है। वो निकाह सिर्फ एक कागजी है जिसे मैं बहुत जल्द खत्म कर दूंगी। अब मेरा हाथ छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ना, जितनी तकलीफ तुमने मुझे पहुंचाई है, उससे दुगनी तकलीफ मैं तुम्हें दूंगा। इतनी आसानी से हिसाब बराबर नहीं होगा। इतना कहकर उसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक ले आया था। और हाँ, मुसलसल अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें नाकाम थी। यह है तुम्हारी असल जगह, अब तुम यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाओगी। इशार ने राम को एक खाली कमरे में लाकर बंद तोड़ दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते इशार। तुम मुझे बाहर निकालो। मुझे यही लगा था कि तुम मेरे साथ नहीं कर सकती, लेकिन तुमने किया। मेरे साथ मोहब्बत का झूठा ड्रामा, और पैसे के लिए मुझे छोड़ के किसी और शख्स के साथ चली गई। ये बात कहते ही इशार के लहजे में किस कदर अजियत थी, अरहाम अच्छी तरह महसूस कर सकती थी, मगर वो खामोश रही। इशार उसे उसी कमरे में रोता चीखता चिल्लाता छोड़कर जा चुका था। दिलशाद जैसे ही घर पहुंचा उसे इत्तला मिल चुकी थी तो इशार अरहाम को वापस ले आया। इशार, तुम इस लड़की को यहाँ लेकर फिर आ गए, वही वापस छोड़ा। अब इसको इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं इस लड़की को एक लम्हे के लिए अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया, उसकी बात तो बिल्कुल नहीं। नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो मुझे उससे अपनी हर अजियत का बदला लेना है। इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जो कुछ उसने मेरे साथ किया, उसे हर चीज का हिसाब देना होगा। इस मर्तबा मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। इशार गुस्से से कहकर अपने कमरे में जा चुका था, जबकि दिलशाद को सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था। उसने अपने भाई को जिस चीज से बचाने की कोशिश की थी, वो दोबारा से किस्मत उसके सामने ले आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूरी रात उसने यही सोचते में गुजार दी कि अरहाम को किस तरह से सजा दी जाए। वो लड़की 2 दिन से उसके कमरे में बंद थी, लेकिन फिर भी इशार के दिल को सुकून नहीं पहुंचा था। इसलिए उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने अरहाम को उस बंद कमरे से बाहर निकाला था और उसे घर के कामों पे लगा दिया था। सारा दिन वो घर के काम करती थी, जबकि इशार मारिया के सामने उसे नीचे दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देता था। मारिया वो लड़की जो उसे सख्त नापसंद थी, लेकिन फिर भी अरहाम को दिखाने के लिए अपना ज्यादातर वक्त मारिया के साथ गुजारने लगा था, जबकि मारिया इसी बात पर खुश थी। इशार उसकी तरफ मुतवज्जा होने लगा था। इशार के मुताबिक अरहाम के लिए ये सजा सबसे बड़ी थी कि उसकी बीवी होते उसकी हैसियत इस घर में किसी मुलाजमत से ज्यादा नहीं थी। वो कोई दूसरी लड़की उसके शौहर के साथ हर वक्त साए की तरह मौजूद रहती थी। आज की पार्टी में तो मजा आ गया। ऐसी शानदार पार्टी मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी, और इसके साथ तुम्हारे साथ मेरा साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ। मारिया इशार का बाजू पकड़े उसे उसके साथ घर में दाखिल हुई थी। वो दोनों अक्सर साथ वक्त गुजारते थे और इसी तरह नजर आते थे जैसे दोनों में बहुत मोहब्बत हो। मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा। इशार जानता था कि अरहाम तुम दोनों को देख रही है, इसलिए वो मारिया की बेहद नजदीक खड़ा था। इशार, हम शादी कब कर रहे हैं? तुम मेरे बाबा से कब इस बारे में बात करोगे? मारिया ने मजीद उसके करीब होते पूछा। बहुत जल्द मैंने भाई से इस बारे में बात की है, और बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे। तुम बस शादी की तैयारी करो। इशार, वाकई? क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मारिया ने खुश होते हुए कहा, मेरी जान, इस बात पर यकीन कर लो, ये बिल्कुल सच है। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्दी तुम मेरी हो जाओगी। मारिया तो ये बात सुनते ही विशाल के गले लग गई थी। ये सब कुछ देखती और हम अपने आंसू साफ कर रही थी। किस्मत कहाँ ले आई थी। उसका शौहर उसके सामने किसी दूसरी लड़की के साथ शादी की बात कर रहा था। मारिया अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि इशार अपने कमरे में। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए। इशार ने पलट कर आने वाले की तरफ देखा। वो जानता था कि इस वक्त कौन कमरे में आ सकता है। उसके बोलने का मुंतजर था, लेकिन उस लड़की के बोलने की हिम्मत बची ही कहाँ थी।
इशार। बहुत हिम्मत जमा करके उसने ये नाम लिया था। 1 साल बाद उसके मुंह से अपना नाम सुन के एक बार फिर इशार का दिल धड़का था। उसने पलटकर मोहब्बत से अरहाम की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उस पर नजर पड़ी उसे सब कुछ याद आ गया, जो कुछ उसने इशार के साथ किया था। दोबारा से उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा काम सिर्फ नीचे तक था, तुम वहीं तक रहो तो बेहतर होगा। इशार गुस्से से कहकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया। इशार, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अरहाम ने अपनी तरफ से कोशिश की थी, जबकि इशार की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। कभी वो अरहाम के करीब आया था और उसके बाजू को सख्ती से पकड़े उसकी चेहरा अपने सामने किया। अब कहने और सुनने का क्या बाकी है? तुमने पैसों के लिए मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा भाई बिल्कुल ठीक कहता था तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारे जैसी लड़की कभी एक मर्द की होकर नहीं रहती। इशार ने यही कहा था और अरहाम का हाथ उस पर उठा, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। जबकि इशार गुस्से सदमे से अरहाम को देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की? इससे पहले कि इशार गुस्से में आकर कुछ कह बैठता, दिलशाद ने वहां आकर अरहाम को पीछे किया। एक इशार को संभालने लगा, जो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अरहाम को जाने का इशारा किया। अरहाम रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। भाई छोड़े मुझे, इस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है, मेरे साथ धोखा किया, मुझे छोड़कर चली गई थी और अभी भी ये साबित करना चाहती कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? इशार गुस्से से पागल हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। दिलशाद ने उसे बहुत मुश्किल से संभाला। इशार गुस्से में बोलता बोलता आखिर में अपने भाई के गले लगता रोने लगा। भाई, मैंने उसे कितना चाहा, लेकिन उसने इसने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे पैसों की खातिर मेरी मोहब्बत को दुत्कार दिया। वो कभी किसी और के साथ मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मेरी मोहब्बत उसके लिए सिर्फ एक मजाक थी। जबकि दिलशाद अपने भाई की हालत देखकर एक मर्तबा फिर टूट गया था। उसने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था कि वो अपने भाई को कभी भी ऐसी हालत में देखे। बड़ी मुश्किल से उसने इशार को संभाला। जब उसे यकीन हो गया कि वो गहरी नींद सो चुका है, तो दिलशाद उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे सोच लिया था कि अब वक्त आ गया है कि सब कुछ सामने लाया जाए, क्योंकि अगर अभी भी वो खामोश रहा तो यकीनन वो अपने भाई को खो देगा। मैं जानता हूँ कि आराम तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी मारिया से करने का फैसला कर लिया है। मुझे यकीन है कि तुम्हें इस फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। दिलशाद ने इशार की तरफ देखते हुए ये अल्फाज कहे थे, जबकि इशार खामोश था। ठीक है भाई, जैसे आपको मुनासिब लगे। मुझे शादी से कोई इतराज नहीं है। इशार की हाँ करने की देर थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मारिया इस शादी से बेहद खुश थी। वो काफी अरसे से इशार को पसंद करती थी। इशार से मोहब्बत वो कुछ अरसे पहले ही हुई थी, लेकिन वो बहुत पहले ही उसे इशार को सोशल मीडिया पर देखती आ रही थी और काफी अरसे से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी और उसने अपने डैड से यहाँ आने की जिद की थी। और दिलशाद ने भी मारिया में दिलचस्पी देखकर उसे यहाँ बुलवा लिया था और हम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी, जबकि इशार उसे सजा देने के लिए सब कर रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक किसी लड़की के लिए उससे बड़ी सजा कोई नहीं कि उसके शौहर के होते हुए उससे दूसरी शादी करे। वो पूरे घर को पूरे अच्छी तरह से सजाया गया था। सारे मेहमान बाहर जमा थे। मेहंदी की रस्म बहुत धूमधाम से हुई, जबकि दुल्हन के चेहरे पर घूंघट था। और फिर अगला दिन निकाह का था। इशार, तुम रेडी हो गए? दिलशाद अपने भाई को बुलाने के लिए आया था। कोई नीचे सब लोगों के निकाह के लिए इंतजार कर रहे थे। दिलशाद को नीचे देखते इशार उसके सीने से लगा और फूट फूट कर रोने लगा। भाई, मैं सब कुछ अरहम को सजा देने के लिए कर रहा था, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। मैं चाहकर भी किसी दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं कर सकता। अरहम ने मेरे साथ जो भी किया, उसके बावजूद मैं उस लड़की से इतनी नफरत कर नहीं पाया कि उसकी जगह किसी और को दे सको। जबकि दिलशाद ने अपने भाई को अपने सामने किया। इशार, मैं जानता हूँ कि तुम अरहम से किस कदर मोहब्बत करते हो और तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची है। आज जो सच में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, शायद इसको जानने के बाद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए, लेकिन मैं अपना इकलौता भाई शायद हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन अब मैं मजीद तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। अरहम ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं दिया। उसने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की।
वो लड़की वाकई में तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। तुम्हारे निकाह की रात मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो ये घर छोड़कर ना गई तो मैं इसकी माँ को जान से मार दूंगा। मैं इस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जब वो तुमसे दूर चली गई तो तुम उससे नफ़रत करने लगे और आहिस्ता-आहिस्ता उसे भूल भी गए। लेकिन मैंने उसे तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद भी तुम उसे भूल नहीं पाए। और फिर जब मुझे खुद एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हुई, जिसका ताल्लुक एक छोटे से घर से है, तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। और उस वक़्त मुझे तुम्हारी मोहब्बत समझ में आई। और इंसान मोहब्बत करने लगता है तो वो हर चीज़ नज़रअंदाज कर देता है। और इस वक़्त मुझे अरहाम के लिए तुम्हारी मोहब्बत समझ आ गई है। मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा भाई मुझसे दूर हो जाएगा और तुम्हारी शादी मारिया से नहीं बल्कि अरहाम से हो रही है। मैं गलत था, लोगों को लेकर मेरी सोच गलत थी। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। दिलशाद ने अपने हाथ जोड़कर अपने भाई से माफ़ी मांगी, जबकि इशारा अपने भाई के मुंह से ये सच सुनकर हैरान और परेशान था। इस लड़की को अभी तक सजा देता आ रहा था। उसने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की थी और वाकई उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने इसे कितना गलत समझा था। मारिया के सामने उसकी कितनी तजलील की थी। शायद अपने आप को उसके लिए माफ़ भी नहीं कर सकता था वो, लेकिन वो जानता था कि यार हम उसे माफ़ कर देगी। सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई थी। मारिया को भी अंदाज़ा हो गया था कि इशार उसका कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ आराम से मोहब्बत करता था। इसलिए वो अपने शहर वापस चली गई थी। इशार की और अरहाम की शादी धूमधाम से हुई और सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई थी। ये सुबह सबकी ज़िंदगी की एक नई सुबह थी, जब सब लोग साथ नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। भाई, मुझे अकरम से पता चला कि हम आजकल अब ऑफिस जाने से पहले कहीं और जाते हैं। इशार ने दिलशाद को तंग करने के लिए ये बात कही थी। इशार को मालूम हो गया था कि उसका भाई किसी से मोहब्बत करने लगा है और वो लड़की छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है। तुम्हें मेरी जासूसी करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? अपने काम पर ध्यान दो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुमने काम पर ध्यान ही नहीं दिया। भाई, अब मेरी शादी को छोड़े, अपनी शादी की तैयारी करें। जो लड़की आपको पसंद है, मैंने उससे आराम से उसकी माँ से आपसे रिश्ते की बात कर ली है। उन लोगों को इस रिश्ते पर कोई इतराज़ नहीं है। अब बस आप इस बात को तस्लीम करें और शादी की तैयारी करें। ज़िंदगी हर किसी को इतनी आसानी से मोहब्बत हासिल करने का मौका नहीं देती है। दिलशाद अपने भाई की बात पर मुस्कुराया था और उसने हाँ में सर हिलाया। आज वो तीनों हंसी-खुशी बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उन तीनों में किसी किस्म की कोई नफ़रत नहीं थी। सबकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। हर किसी को उसकी मोहब्बत, उसके हिस्से की खुशियाँ मिल गई थी। ये सच है कि मोहब्बत अपना आप मनवा कर रहती है।